वेलकम स्टूडेंट, आरएस क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे नोवेंजल अभिक्रिया। नोवेंजल अभिक्रिया क्या है? जब एल्डिहाइड और कीटोन पिप्रिडीन क्या है? एक सेकेंडरी एमीन होता है। जब पिप्रिडीन यानी सेकेंडरी एमीन क्षारकीय उत्प्रेरक की उपस्थिति में, पिप्रिडीन क्या है? सेकेंडरी एमीन, और एमीन कैसा होता है? क्षारकीय उत्प्रेरक है। तो क्षारकीय उत्प्रेरक की उपस्थिति में सक्रिय मिथिलीन समूह युक्त यौगिक, ठीक है, आपका एल्डिहाइड, कीटोन, पिप्रिडीन, यानी आपका एल्डिहाइड और कीटोन होना चाहिए कोई भी एक मॉलिक्यूल, और उपस्थिति किसकी होनी चाहिए? द्वितीयक एमीन। द्वितीयक एमीन में भी क्या है? पिप्रिडीन। इसकी उपस्थिति में जब हम एक्टिव मिथिलीन समूह युक्त यौगिक, जैसे एक्टिव मिथिलीन युक्त समूह यौगिक क्या हो सकते हैं? जैसे आपका हो सकता है डायएथिल मैलोनेट, ठीक है, या एथिल एसीटो एसीटेट, ठीक है, डायएथिल मैलोनेट या एथिल एसीटो एसीटेट के साथ जब हम संघनन कराते हैं, किसका संघनन करा रहे हैं? एल्डिहाइड या कीटोन के मॉलिक्यूल का एक्टिव मिथिलीन युक्त यौगिक, या तो हम ले सकते हैं डायएथिल मैलोनेट या एथिल एसीटो एसीटेट, इसके साथ जब हम कंडेंसेशन कराते हैं तो क्रिया करके अल्फा बीटा असंतृप्त यौगिक बनते हैं, असंतृप्त अम्ल बनते हैं, और इसी अभिक्रिया को हम कहते हैं नोवेंजल अभिक्रिया। ये आपको अगर आता है एग्जाम में कि नोवेंजल अभिक्रिया क्या है, तो आप ये डेफिनेशन पहले जरूर लिखिएंगे। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में किस तरीके से पूछे जा सकता है? अब इसमें पूछा जा सकता है कि नोवेंजल अभिक्रिया में कौन कौन से रिएजेंट भाग लेते हैं, तो आपको 4 ऑप्शन रिएजेंट के दे सकते हैं, ठीक है। तो आपको डायएथिल मैलोनेट और एथिल एसीटो एसीटेट, इसके स्ट्रक्चर्स आपको याद होने चाहिए, और भी आप देखेंगे कि इसके एप्लीकेशन में और हम कौन कौन से जो मॉलिक्यूल है उसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। एल्डिहाइड और कीटोन, ये आपको याद होना चाहिए कि एल्डिहाइड और कीटोन लेते हैं, और उपस्थिति किसकी होती है? पिप्रिडीन की, जो कि सेकेंडरी अमीन होता है। तो ये आपको पूछा जा सकता है कि किस कैटलिस्ट की उपस्थिति में होती है, कौन कौन से रिएजेंट होते हैं। तो ये कुछ आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पर्पज से इंपॉर्टेंट चीज हो गई। क्या प्रोडक्ट बनता है? तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड अम्ल बनते हैं, इसमें यौगिक फॉर्म होते हैं। इसी अभिक्रिया को हम नोवेंजल अभिक्रिया कहते हैं। अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट कंडीशन कौन कौन सी है? एक्टिव मिथिलीन समूह होना चाहिए। अब आपसे ये भी ऑब्जेक्टिव के पर्पज से पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन से जो अवस्थाएं हैं वो नोवेंजल अभिक्रिया के लिए जरूरी नहीं है। तो यदि आपको ये कंडीशंस याद है, या आपको ऐसा भी ऑप्शन आ सकता है कि निम्न में से कौन सी जो आपकी अवस्थाएं हैं वो नोवेंजल अभिक्रिया के लिए जरूरी नहीं है, तो यदि आपको पता है तो आप ऑप्शन में टिक लगा सकते हैं। एक्टिव मिथिलीन समूह होना चाहिए, ठीक है, एक्टिव मिथिलीन समूह होना चाहिए, एल्डिहाइड व कीटोन से अल्फा बीटा असंतृप्त अम्ल प्राप्त होते हैं, ठीक है, द्वितीय क्षारक पिप्रिडीन की उपस्थिति में अभिक्रिया होती है, ठीक है ना, और आपका एक्टिव मिथिलीन समूह डायएथिल मैलोनेट और एथिल एसीटो एसीटेट ये होना जरूरी है ना। या और भी ऐसे कंपाउंड जिनमें एक्टिव मिथिलीन समूह होता है वो ये अभिक्रियाएं दे सकते हैं। तो ये कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पर्पज से इंपॉर्टेंट है, ठीक। अब इसकी रासायनिक अभिक्रिया देखते हैं। तो अभी हमने देखा कि एल्डिहाइड या कीटोन का मॉलिक्यूल, अब एल्डिहाइड क्या हो सकता है? आपका बेंजल्डिहाइड। अब देखिए हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था एल्डोल कंडेंसेशन, जिसमें क्या होता है? अल्फा हाइड्रोजन युक्त हम एल्डिहाइड की बात कर रहे थे, है ना, तो वहां पे अल्फा हाइड्रोजन नेसेसरी कंडीशन थी। इस नोवेंजल अभिक्रिया में नेसेसरी कंडीशन है सक्रिय मिथिलीन समूह। क्या होता है अभी हम आपको बताएंगे। तो यहाँ पर आपका जो एल्डिहाइड है ये अल्फा हाइड्रोजन कंटेनिंग हो भी सकता है, और अल्फा हाइड्रोजन कंटेनिंग यदि नहीं है तो भी यहाँ अल्फा हाइड्रोजन का बाउंडेशन नहीं है। तो देखिए यहाँ पर हमने एसिड एल्डिहाइड लिया है, आप यहाँ पर बेंजल्डिहाइड भी ले सकते हो, C6H5CHO ये भी ले सकते हैं हम, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए बेंजल्डिहाइड लेंगे तो इसमें एक्टिव जो आपका अल्फा हाइड्रोजन है वो नहीं है, ठीक। तो यहाँ पर हमने बेंजल्डिहाइड या आपका एसिटाल्डिहाइड आप कोई भी ले सकते हैं। हमने यहाँ पर रिएक्शन के लिए क्या बताया है? एसिटाल्डिहाइड, ठीक है। तो ये आपने लिया है एसिटाल्डिहाइड, और ये हमारा है डायएथिल मैलोनेट, ठीक है, ये
डायएथिल मैलोनेट लिया हमने, और आप इसकी अभिक्रिया जब कराएंगे पिपरिडीन की उपस्थिति में, तो यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल का एलिमिनेशन होगा और यहाँ पर हमको क्या मिलेगा, एक इंटरमीडिएट मिलेगा जो कि गर्म करने पर अपने में से कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल निकालकर प्रोटोनिक अम्ल में कन्वर्ट हो जाएगा, जो कि अल्फा बीटा असंतृप्त क्या है, यौगिक है। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पर रिएक्शन, आपको ये रिएक्शन, एक रिएक्शन आप बता देंगे इसमें, आप इससे बहुत सारी इसके एप्लीकेशंस में रिएक्शन बना सकते हैं। आप डायएथिल मैलोनेट में एसिटाल्डिहाइड के डिफरेंट टाइप के एसिटाल्डिहाइड को ले लेके आप इसके बहुत सारी रिएक्शन बना सकते हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आती है। जैसे मैथ्स में आप फॉर्मूला रखते हैं, जैसे आपके पास a + b की पावर 2 का आप स्क्वायर में फॉर्मूला रखते हैं कि a की वैल्यू 2 रख दी, b की वैल्यू 3 रख दी, और आप उससे क्वेश्चंस बहुत सारे सॉल्व कर सकते हैं। इसी तरीके से आप इसमें एसिटाल्डिहाइड और डायएथिल मैलोनेट जिसमें एक्टिव मिथाइल ग्रुप है, आप वो रख के रिएक्शंस को आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब हम इसकी मैकेनिज्म देखेंगे। अब हम नोवेंजल अभिक्रिया की क्रियाविधि देखते हैं। तो क्रियाविधि में सबसे पहला जो स्टेप होता है, स्टेप 1 देखते हैं हम। स्टेप 1 में सबसे पहले जनरेशन होता है न्यूक्लियोफाइल, जिसको अपन बोलते हैं कार्बेनाइड। और ये न्यूक्लियोफाइल जनरेट कैसे होता है, तो बहुत इजी रिएक्शन है। यदि आप स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे तो सबसे पहले जो हमारा बेस होता है, ये बेस के पास होते हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये एक्टिव मिथाइल समूह से, है ना। तो सबसे पहला हमारा स्टेप हम पहले लिख लेते हैं, न्यूक्लियोफाइल का बनना। न्यूक्लियोफाइल का बनना, फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल। फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, तो न्यूक्लियोफाइल किस तरीके से फॉर्म होगा देखते हैं। चलिए अब हम देखेंगे एक्टिव मिथाइल समूह क्या होता है। हमने लिया था एथिल एसीटो एसीटेट और डायएथिल मैलोनेट की बात करी थी, जो कि एक्टिव मिथाइल ग्रुप थे। तो अब देखिए ये होता है CH2, इससे जुड़ा होता है COOC2H5, COOC2H5। पहले हम स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दे दोनों के। ये होता है CH2 COCH3 COOC2H5। ठीक है, अब देखिए दोनों में एक्टिव मिथाइल ग्रुप है। पहले एथिल एसीटो एसीटेट देखते हैं। ये है एथिल, ठीक है, एथिल एसीटो, ये एसीटो ग्रुप हो जाएगा। ये एथिल एसीटो, ये एसीटो ग्रुप है, और ये एसीटेट ग्रुप है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा एथिल एसीटो एसीटेट रहता है ना। ये एथिल एसीटो एसीटेट है, COCH3 आपका कीटोनिक ग्रुप है, और यहाँ पर ये आपका एसिड था, लेकिन यहाँ H की जगह क्या आके जुड़ गया, एथिल ग्रुप। तो इसको अपन बोलते हैं एथिल एसीटो एसीटेट। अब देखिए यहाँ पर इन दोनों, मतलब आपने देखा होगा मीथेन क्या होता है, इस तरीके से इसको अपन बोलते हैं मीथेन। मीथेन का एक हाइड्रोजन हटा दो तो ये मेथिल बन जाता है। यदि मीथेन की ये दोनों वैलेंसी, एक वैलेंसी जुड़ी हुई है एसीटो ग्रुप से और एक वैलेंसी जुड़ी हुई है इथाइल एसीटेट से, तो हम इसको बोलेंगे एथिल एसीटो एसीटेट। ठीक है, अब ये जो है इसकी, क्योंकि से दो वैलेंसी क्या हो गई है, मीथेन की दो वैलेंसी बेयर हो गई है, तो ये बन जाता है मिथिलीन। आपको पता होगा कि जब दो वैलेंसी कार्बन किस तरीके से रहती है तो अपन इसको बोलते हैं ईन। ठीक है, तो ये बन जाएगा मिथिलीन, क्योंकि से ये मेथिल ग्रुप है और इसकी दो वैलेंसी जो है वो अलग अलग समूहों से जुड़ी है, इसलिए इसको बोलते हैं मिथिलीन। तो ये कहलाता है सक्रिय मिथिलीन समूह। अब सक्रिय क्यों बोलते हैं, देखिए ना तो आप इसके हाइड्रोजन को ले सकते हो, ना तो आप इसके पास हाइड्रोजन को यूज कर सकते हैं। केवल यूज करने वाला, निकलने वाला, रिएक्शन में भाग लेने वाला, कार्बन आयन न्यूक्लियोफाइल बनाने वाला यही समूह होता है, क्योंकि इसके पास दो हाइड्रोजन होते हैं रिप्लेसेबल, प्रतिस्थापन के लिए, इसलिए ये कहलाता है एक्टिव मिथिलीन समूह। इसमें भी यही चीज होती है। यहाँ पर ये दो क्या है, एथिल एस्टर समूह जुड़े हुए हैं, किससे, मेथिल समूह से। एक्चुअली में क्या था,
मीथेन था, मीथेन की 2 वैलेंसी को हमने हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया एस्टर समूह से, तो ये क्या बन गया मिथिलीन, क्योंकि जिसके पास 2 हाइड्रोजन बचे हैं ये कंडीशन आ गई जो मिथिलीन कार्बन कहलाता है। ठीक है, तो अगर यहाँ पर इस तरीके से होता तो ये मिथाइलिन कार्बन कहलाता, ठीक है, आयन हो जाता, ये क्या है मिथिलीन है। ठीक, तो ये कहलाता है एक्टिव ग्रुप, क्योंकि इसके पास भी क्या होते हैं 2 हाइड्रोजन क्या होते हैं रिप्लेसेबल होते हैं। तो आई थिंक आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। अब हम रिएक्शन में आगे बढ़ते हैं। यदि आपको ये चीज नहीं समझ में आती कि एक्टिव मिथिलीन ग्रुप बोलते किसको है, तो फिर ये रिएक्शन आपके लिए आपको समझ में नहीं आएगा कि एक्टिव मिथिलीन समूह होगा क्या। तो अब देखिए ये हमारा बेस है, हम ले रहे हैं एक्टिव मिथिलीन ग्रुप CH2 COOC2H5 COOC2H5, ठीक है, ओके। अब ये बेस क्या करेगा, देखिए इसके पास 2 एक्टिव क्या है हाइड्रोजन, इसलिए हम इस कार्बन को क्या बोलते हैं एक्टिव मिथिलीन ग्रुप। ये बेस क्या करेगा, इसमें से ले लेगा हाइड्रोजन को, किसी भी एक हाइड्रोजन को क्या करेगा वो एब्स्ट्रैक्ट आउट कर लेगा। और कैसे करेगा, इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन छोड़ के लिखेगा, तो हमारा न्यूक्लियोफाइल बनता है जिसमें ऋणायन होता है, यानी यहाँ पर हमारा बनेगा कार्बन आयन इस तरीके से। इसको अपन लिखेंगे CH, यहाँ पर एक ऋणात्मक, ये क्या आएगा कार्बन आयन बनेगा, और COOC2H5 COOC2H5, ये हमारा यहाँ पे क्या बन रहा है कार्बन आयन, जो कि क्या है एक न्यूक्लियोफाइल है। ठीक है, इसको अपन न्यूक्लियोफाइल भी बोलते हैं। ठीक, कार्बेनियन, ये कार्बेनियन जो है ये अब क्या करेगा एल्डिहाइड, यदि हमने एल्डिहाइड लिया है तो एल्डिहाइड या कीटोन दोनों में ही कार्बोनिल समूह होते हैं, तो हम उसके कार्बोनिल कार्बन पर अटैक करेगा। तो अब यहाँ पर आता है स्टेप 2, अटैकिंग ऑफ न्यूक्लियोफाइल ऑन कार्बोनिल कार्बन, कार्बोनिल कार्बन पर न्यूक्लियोफाइल का आक्रमण या अटैक। ठीक है, न्यूक्लियोफाइल का एडिशन या योग, तो अपने जगह पर ले सकते हैं योग। ठीक है, तो अब इसके लिए हम एल्डिहाइड का मॉलिक्यूल लेंगे। अभी हमको सबसे पहले स्टार्ट करना था एक्टिव मिथिलीन समूह और बेस के साथ। एक्टिव मिथिलीन समूह और बेस ने क्या किया कार्बन आयन का जनरेशन किया। अब ये जो कार्बन आयन बन रहा है ये करेगा एल्डिहाइड या कीटोन के। हम यहाँ पर क्या ले लेते हैं, सिंपल हम ऐसे एल्डिहाइड ले लेते हैं, CH3 CH डबल बॉन्ड O, ये हमारा एल्डिहाइड है, इसको हम अच्छे से लिख लेते हैं CH3C, यहाँ आपका H, यहाँ आपका O, और ये आपका आएगा यहाँ पर एक्टिव मिथिलीन समूह COOC2H5 COOC2H5, ये आपका क्या हो गया एसिटाल्डिहाइड, और ये क्या है आपका न्यूक्लियोफाइल या कार्बन आयन। ठीक है, अब क्या होगा आपको पता है ये कार्बोनिल ग्रुप पे अटैक करेगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा नेगेटिव चार्ज, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की नेगेटिविटी ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा है, बॉन्डिंग पर इलेक्ट्रॉन यहाँ चले जाएंगे, इस पर पॉजिटिव और इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ये जो न्यूक्लियोफाइल है इस कार्बोनिल कार्बन के कार्बन पे चला जाएगा, और हमको क्या मिलेगा यहाँ पर ये बन जाएगा CH3, देखिए CH3C, यहाँ H, ये ऑक्सीजन, चाहे तो हाइड्रोजन को नीचे बना दो ऑक्सीजन को अपन ऊपर कर देते हैं। ठीक है, तो ये आपका कार्बन, इस पर जुड़ा ऊपर ऑक्सीजन जिसपे नेगेटिव चार्ज था, नीचे ये हाइड्रोजन। ठीक है, ये एसिटाइलहाइड का मॉलिक्यूल हो गया। ये इस कार्बन के साथ, ये दोनों तो अपन को एडजस्ट हो गए, ये कार्बन कार्बन बंद बनाएगा, तो ये कार्बन और ये कार्बन बंद बना दिया, पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में क्या बन गया बॉन्ड बन गया। अब यहाँ पर क्या है एक हाइड्रोजन है इसके साथ, तो ये हाइड्रोजन और ये 2 वैलेंसी किससे जुड़ी हुई है इस ग्रुप से, तो यहाँ पर अपन लिख देंगे COOC2H5 COOC2H5। ठीक, तो यहाँ पर अभी हमारी रिएक्शन कंप्लीट की है। अब क्या होगा, अब हम आते हैं स्टेप 3 पर। स्टेप 3 में क्या होगा, स्टेप 3 में
ये जो आपको यहाँ पर इंटरमीडिएट मिला था, ये क्या मिला था हमको? इंटरमीडिएट यानी माध्यमिक उत्पाद मिला है, है ना, माध्यमिक उत्पाद मिला है, इंटरमीडिएट मिला है। ये क्या करेगा, जो बेस ने यहाँ पर हमारे पास क्या था, आपको यहाँ पे बेस से प्रोटॉन दिख रहा था, ये बेस इस माध्यमिक उत्पाद को क्या देगा, प्रोटॉन दे देगा। तो हमारा थर्ड स्टेप होगा प्रोटोनेशन, प्रोटोनीकरण, प्रोटोनेशन ऑफ इंटरमीडिएट, है ना। आप इसको कंप्लीट लिख सकते हैं, प्रोटोनेशन या प्रोटोनीकरण लिख दीजिए। अंडरस्टूड है किसका प्रोटोनीकरण होगा? CH3CO माइनस चार्ज H, CH COOC2H5, COOC2H5, इसका क्या होगा? प्रोटोनीकरण होगा। प्रोटोनीकरण के लिए यहाँ पर जो बेस है वो इसको क्या करेगा, प्रोटॉन देगा। तो यहाँ जो बेस आएगा वो इसको क्या देगा, H+ आयन देगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रोटॉन आके जुड़ जाएगा। तो ये बन जाएगा CH3COH HCH, इसको अपन अब इस तरीके से लिख देते हैं C2H5 COOC2H5। ठीक है, ये समझ में आया? यहाँ आपका ये जो है ये उत्पाद में अल्फा बीटा, अभी हम यहाँ पे पहुंच रहे हैं ना, अभी अपने रिएक्शन के यहाँ पे पहुंच रहे हैं। अभी यहाँ पर क्या होगा, अब हम इसको करेंगे हीट। पहले आप इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम स्टेप थर्ड फिर से देखते हैं। अब देखिए थर्ड स्टेप में हमने देखा था यहाँ पे प्रोटोनेशन हो चुका है इंटरमीडिएट का। अब ये क्या करता है, इमीडिएटली अपने में से नेबरिंग हाइड्रोजन के साथ OH समूह क्या करेगा, वाटर मॉलिक्यूल को एलिमिनेट करेगा। तो यहाँ से रिमूवल ऑफ होगा वाटर मॉलिक्यूल, -H2 होगा और अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड हमको प्रोडक्ट मिलेगा। तो हमको क्या मिलेगा, CH3C। अब देखिए इस कार्बन और इस कार्बन की वैलेंसी फ्री हो रही है, यहाँ से OH और यहाँ से हाइड्रोजन निकल रहा है। एक बॉन्ड ऑलरेडी था, ये एक बॉन्ड वैलेंसी जो फ्री हो रही है उससे बन जाएगा। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा CH, यहाँ पर इस कार्बन पर अब H बचा रह गया, यहाँ डबल बॉन्ड आ गया, यहाँ जुड़ा है आपका COOC2H5 COOC2H5। ठीक है, तो ये आपको मिला अल्फा बीटा असंतृप्त उत्पाद। यही हमारा नोवेल्जल रिएक्शन है ना। लेकिन इस रिएक्शन को अपन आगे भी देख सकते हैं जब इसको आप हीट करते हो। मेन तो रिएक्शन आपका यहाँ प्रोडक्ट बन गया है, नोवेल्जल अभिक्रिया में अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड प्रोडक्ट बनता है, यौगिक बनता है। अब लेकिन यदि आप इसको हीट करते हो, है ना, हीट करते हैं तो क्या होता है, देखिए अभी हमको ये जो था ये आपका अल्फा कार्बन था, ये बीटा कार्बन था। ठीक है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड प्रोडक्ट बन गया। अब यहाँ पर आपका एस्टर है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है, इसको गर्म करने के पहले हम करते हैं इसका जल अपघटन। क्या करते हैं, जल अपघटन यानी हाइड्रोलिसिस करते हैं। हाइड्रोलिसिस से क्या होगा, ये जो है ये आपका एस्टर का ब्रेकेज हो जाता है और ये बना लेता है H और OH, H और OH। तो यहाँ पर आपको मिलेगा CH3CH डबल बॉन्ड C, ये आपका बन जाएगा एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा COOH प्लस आपको दो मॉलिक्यूल C2H5OH के एज अ बाय प्रोडक्ट मिलेंगे। यदि आप इसको हीट करते हैं तो हीट करने पर कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से क्या होगी, एक जो मॉलिक्यूल है कार्बन डाइऑक्साइड का वो यहाँ से हीट करने पर एलिमिनेट हो जाएगा। तो अब हम इसको नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, हीट करेंगे, इसको हीट करेंगे। हीट करने पर -CO2, एक मॉलिक्यूल यहाँ से CO2 का निकल जाएगा और ये बनाएगा CH3CH डबल बॉन्ड, ये हाइड्रोजन बस बचा रह जाएगा। तो इसको अपन लिखे CH-COOH, इसको अपन बोलते हैं क्रोटोनिक अम्ल। तो ये यहाँ पर अभिक्रिया कहलाती है नोवेल्जल अभिक्रिया। यहाँ तक आप देखेंगे ये रिएक्शन होती है, प्रोडक्ट हमको मिला, इसको हमने जल अपघटन किया, एस्टर का हाइड्रोलिसिस हुआ, गर्म करने पर एक मॉलिक्यूल CO2 का एलिमिनेट हुआ और प्रोटोनिक अम्ल का फॉर्मेशन। तो ये रिएक्शन यहाँ पे कंप्लीट होती है। इसके आगे हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे। थैंक यू।